बैंक से ही करते हैं शुरुआत। ग्लोबल संकेत तो आज वैसे भी थोड़े कम है, कल अमेरिकी बाजार बंद थे, बट ये बताइए सर, बैंक्स में इतना फोकस क्यों, और स्पेशली एचडीएफसी बैंक से करते हैं शुरुआत। कल शाम जो इसके अपडेट आए उसको कैसे देखना है, कैसे समझना है? दीप देखिए, कल जून तिमाही के अपडेट आना शुरू हुए हैं। बैंक्स में काफ़ी छोटे बैंक्स के भी आए हैं, एचडीएफसी बैंक के भी आए हैं। चूंकि एचडीएफसी बैंक आपका लीडर है और जब से एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है तब से इनके अपडेट्स रिजल्ट्स पर बाजार की बड़ी पहली नज़र है। 2 तिमाहियों पहले एचडीएफसी बैंक काफ़ी ख़राब हुआ था नतीजों के बाद, और अपडेट्स के बाद लोगों को लगा कि बड़ा मामला मुश्किल है, दिक्कत होगी। लेकिन धीमे धीमे वहाँ से बढ़कर अब 1750, 1700, 1800 तक पहुंचा भी। हल्का फुल्का कल कमज़ोर हुआ लेकिन 1800 के आसपास पहुंचा भी। और जो ट्रिगर बना था वो ट्रिगर ये था कि एचडीएफसी बैंक में एफआईएस की होल्डिंग कम हुई है और उसके चलते एमएससीआई में उनका वेटेज बढ़ेगा और खरीदारी $3 बिलियन की आएगी। कल हल्का फुल्का नुकसान एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला। एक चीज़ क्लियर है कि एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से अपनी चाल अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों आपने देखा एचडीएफसी बैंक कमज़ोर था, मजबूत था, बैंक निफ्टी नीचे था। कल आपने देखा एचडीएफसी कमजोर था, बैंक निफ्टी मजबूत था। तो 2 चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ पिछले 2 दिनों का मुंह कि एचडीएफसी बैंक पूरा का पूरा बैंक निफ्टी नहीं है। यस सर, सबसे बड़ा है लेकिन वो सब कुछ नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा होना अलग बात है और सब कुछ होना अलग बात है। करेक्ट सर, राइट। हम मार्केट शेयर में नंबर 1 हो हैं लेकिन हम 100% नहीं है। मोदी जी 300 सीट लाते हैं, 240 आते हैं, जितने जो भी लाते हैं, लेकिन 100% नहीं है। करेक्ट। सो दोनों में फ़र्क है। सबसे बड़ा होना अलग बात है और 100%। तो एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा लेकिन 100% नहीं है। पिछले 2 दिनों से लगातार प्रूव हुआ है। कल आप देखिए एचडीएफसी बैंक कमज़ोर लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर। परसों सिमिलर उल्टी सिचुएशन है। बैंक निफ्टी डे लो पर बंद हो रहा है और एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर है। तो अब ये पर्सपेक्टिव में मैं आपको एनालिसिस देता हूँ जी। तिमाही नतीजे, तिमाही अपडेट में बार बार नतीजे बोल लेता हूँ, गलती से अगर नतीजे बोलूँ तो आप उसे अपडेट समझ लिया, आदत जो पड़ी हुई है। तिमाही अपडेट जो आए हैं वो कमज़ोर आए हैं। क्या कमज़ोर आया है? डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है और एचडीएफसी बैंक के लिए भी। पिछले 2.5 महीने में 1 अप्रैल से लेकर 14 जून के आंकड़े जो हैं दीप, 3.5 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट बैंकिंग सेक्टर से निकली है और वो म्यूचुअल फंड्स में गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि निवेशक खुश नहीं है जो ब्याज उन्हें मिल रहा है। वो ज़्यादा रिस्क लेकर इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और उसके लिए वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, करेक्ट। अब बैंक्स के पास ऑप्शन क्या है? बैंक्स के पास ऑप्शन एक तो ये है एचडीएफसी बैंक की तरह कि भाई तुम्हें देना है तो दो डिपॉजिट, मैं तो इसी रेट पर लूँगा। और दूसरा कोई छोटे बैंक, आईडीएफसी, यस बैंक टाइप के जो बैंक हैं, आरबीएल बैंक, वो कहेंगे नहीं मैं 7% दूंगा, भले एचडीएफसी 4-5% दे, मैं 7% दूंगा, आप मुझे डिपॉजिट दीजिए। ठीक है, और मैं हाई रेट की डिपॉजिट लेकर हाई ग्रोथ पर जाऊंगा। दूसरी तरफ कई बार एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े दिग्गज और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि एचडीएफसी बैंक ये सोचता है कि जब भी उन्हें लोन ग्रोथ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दिखती नजर आए और अगर स्पेशली पर्सनल लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स में ग्रोथ ज़्यादा हो तो वो अपना हाथ खींच लेते हैं, वो ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहते हैं। वो रिस्क को दाव पर लगाकर ग्रोथ नहीं करना चाहते। ये एचडीएफसी बैंक की अब तक की थ्योरी रही है। आरबीआई गवर्नर साहब ने भी पिछले 2-3 महीनों में बार बार इस बात को लेकर चेताया है। तो क्या एचडीएफसी बैंक डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाकर कम ग्रोथ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? और अगर ये तैयार है तो फिर बाकी सेक्टर के दूसरे बैंक ग्रो करेंगे, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर आज नहीं तो कल, इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर, इस साल नहीं तो अगले साल इशू आने वाले हैं। ये बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक साफ साफ नजरिया दिख रहा है। ये बड़ा मैसेज आता दिख रहा है। दूसरी तरफ कासा रेशो आपका अगर ठीक है, आपको करंट अकाउंट की डिपॉजिट मिलती है, वो आपके लिए सस्ती होती है, नहीं के बराबर कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आपको डिपॉजिट लेनी है और टर्म डिपॉजिट की तरफ आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा ब्याज देने पड़ेंगे। और अगर टर्म डिपॉजिट आपको लेनी है तो आपकी 15 बेसिस पॉइंट निम्स आपके कमज़ोर हो सकते हैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, सो अब इशू क्या है? इशू ये है कि इस तिमाही के सारे जो अपडेट्स आ रहे हैं उनमें आपको क्या लोन ग्रोथ है भूल जाइए। ओके, फॉरगेट इट। अब आप एचडीएफसी बैंक की लोन ग्रोथ देखेंगे, कूदेंगे अपने, एडवांसेस 52% ऊपर है। ठीक है अच्छी बात है। हमें वहां नहीं देखना, हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट देखनी है। डिपॉजिट ग्रोथ क्या है? अब बैंक्स की इस तिमाही के अपडेट में डिपॉजिट ग्रोथ आपको देखनी है, उस पर नजर रखनी है। रिजल्ट आएंगे अब 10 दिन बाद। रिजल्ट में क्या देखना है? कुछ मत देखना, सिर्फ एक चीज, निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। किस किस बैंक ने ज्यादा महंगे डिपॉजिट लेकर अपने डिपॉजिट ग्रोथ को मेंटेन किया है?
अगर निम्स कमजोर होते दिखेंगे उस बैंक की पिटाई होगी। गॉट इट। समझे? अगर आपने निम्स मेंटेन करके डिपॉजिट ग्रोथ की है, लोन ग्रोथ की है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5-10 बेसिस में 2-5 बेसिस पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है, वो एक अलग बात है। हर एक बैंक की अलग एक्सपेक्टेशन होती है। बट इन जनरल मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए बता रहा हूँ कि इस तिमाही के अपडेट्स में आपको डिपॉजिट ग्रोथ देखनी है, इस तिमाही के नतीजों में निम्स देखना है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या आता है। करेक्ट। अब क्या करना है? फिलहाल बैंकिंग शेयरों में नई खरीदारी नहीं करनी है। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़े नई फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। ओके फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, और वो भी स्पेशली किस में? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। ओके। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ पर इशू आ सकता है, निम्स पे इशू आ सकता है। एक आईसीआईसीआई बैंक जैसा दिग्गज छोड़ दें, बाकी किसी में भी आ सकता है। वो एक्सिस में भी आ सकता है, इंडसइंड में भी आ सकता है, आरबीएल में आ सकता है, बंधन में आ सकता है, एचडीएफसी बैंक में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। अगर एग्रेसिवली आपको डिपॉजिट चाहिए तो आपको रेट बढ़ानी पड़ेगी। रेट बढ़ाने के लिए आपको बल्क डिपॉजिट चाहिए या टर्म डिपॉजिट चाहिए, जहां आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और ज़्यादा ब्याज देकर अगर आप लोन देंगे उस पर, तो आपका निम्स कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या है। अब क्या करना है? प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो भी हैं, वो खरीदारी करने के पहले आप रुक जाइए। इस क्वार्टर के नतीजे देखने के बाद फ्रेश खरीदारी करें। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में अगर सब ठीक ठाक रहा, कमेंट्री ठीक रही, तो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, 5% ऊपर लेंगे। ऐसा भी नहीं कोई भाग के 15-20% ऊपर हो जाने वाले, कहीं नहीं जा रहे, यही है। 5% ऊपर ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें रिस्क नहीं चाहिए। जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ना हो, बराबर का हो, 50-50 का हो, 5% बढ़ना और 5% घटने जितनी रिस्क हो, या 5% बढ़ना 10% घटने जितनी रिस्क हो, तो हम नहीं लेंगे। ओके, मैं बहुत क्लियर हूँ, ठीक है। दूसरा, जिन बैंक्स में आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो चुका है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर लें तो कोई हर्ज नहीं। राइट। ये कर लेना चाहिए। तो आज बैंकिंग सेक्टर पर हम थोड़ा सा आपको अलर्ट दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली अपडेट देखने के बाद हम जंप करके कूद के बैंक नहीं खरीदेंगे। अब इस प्रोसेस में ये होगा, अब से लेकर नतीजों तक होगा। कभी कभी बैंक निफ्टी जोर से भाग भी सकता है, 1-2 बार बड़े बम्प भी दिखाएगा, उछाल भी दिखाएगा। आपको लगा, अरे आप तो बोले थे ये, आप आराम से इंतजार कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई आज के आज बैंक निफ्टी खराब हो जाने वाला है, सब बैंक खराब हो जाए, लेकिन अब से लेकर तिमाही नतीजों तक आपको खरीदने के बजाय प्रॉफिट बुक करने का व्यू बनाना है, और जो फ्रेश खरीदारी करनी है, रिजल्ट की बात करनी। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कल जो है 53,357 बैंक निफ्टी का टॉप हो गया, वापस नहीं पार होगा। हो भी सकता है, कौन सी बड़ी बात, कोई एक दिन में कोई ऐसी चीजें नहीं बदलती। लेकिन आपको व्यू एक दिन का नहीं लेना है। एक दिन का व्यू भी है मेरे पास, अभी दूंगा जी। लेकिन ये व्यू इन्वेस्टर्स के लिए, कहीं रोज हम ट्रेडर की बात करते हैं, कहीं तो सेक्टर पे एक इन्वेस्टर्स के लिए भी व्यू लेना पड़ेगा ना जी। तो इन्वेस्टर्स के लिए आपको वेट एंड वॉच है, नया नहीं लेना है। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठिए। ठीक है। वापस बाजार जब मौका देगा तो ले लेंगे, नहीं देगा तो 5% ऊपर ले लेंगे। ठीक है। और जो एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स हैं वो भी? हाँ, एचडीएफसी बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 2 चीजें। 2 तिमाही पहले एचडीएफसी बैंक के नतीजे खराब आए थे, और तब 10% स्टॉक घटा था। हमने बहुत टाल ठोक के बोला, कल परसों आपको 2 बार दिखाया भी कि हमने बोला कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, और वहाँ से 1800 रुपये हुआ। आपके पास एचडीएफसी बैंक के, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, ठीक है। अगर आपका व्यू सिर्फ 6 से 12 महीने का है, तो जिन्होंने 2 तिमाही पहले खरीदा है वो प्रॉफिट बुक करें। जिनके पास हैं, भले 2 तिमाही पहले खरीदा हो या पहले खरीदा हो, आपके पास पड़ा है और आपका व्यू सिर्फ 6-12 महीने का ही, ज़्यादा नहीं है, तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिए। लेकिन जिनका व्यू 1 साल से 3 साल का है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिपॉजिट ग्रोथ वाली चीज़ें आती रहती जाती रही, कई बार आई कई बार गई। आपको डिसाइड ये करना है, देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म व्यू नहीं बनाना है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर को लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बनाना है। जी। आपका क्या नजरिए से है? अगर आपका 3 साल प्लस व्यू है तो आपके लिए कमेंट्री काम की नहीं है, बात खत्म। फिर 10% एचडीएफसी, 15% टॉप से घट जाए बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ता है आपको? सही बात। तो अल्टीमेटली तो वापस बढ़ना ही बढ़ना है, एचडीएफसी बैंक है ना। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर आपका व्यू 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने का है, तो फिर आपको उस हिसाब से पोजिशनिंग करनी है। तो पहली चीज, अगर आपने हमारी रिकमेंडेशन पे 2 तिमाही पहले खरीदा है, आज भी आप 15% के आसपास गेंस में बैठे होंगे। यस सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ठीक है। अगर लंबा पुराना पड़ा है, आपको अगले 6 महीने में ही बेचना है, किसी को पैसे की जरूरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि मुझे तो लगेंगे पैसे 6 महीने 12 महीने में मुझे बेचना ही पड़ेगा, तो फिर अभी बेचिए। या जो भी अभी धीरे धीरे आपको व्यू जैसे मिले, 1750 1800 मिल जाए कभी, तो बेच दीजिए, जैसा भी उनको देगा। लेकिन जिनका 1 साल प्लस का व्यू है, वो इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर। गॉट इट। तो इन्वेस्टर्स को इतनी परेशानी की बात नहीं, अगर आपने थोड़ा 6 to 12 मंथ का व्यू लिया तो मुनाफा वसूली के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके लिए बैंक